हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेसन फिफ्थ चल रहा है क्लास 11th का, जिसके हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे टॉपिक का नाम है कपड़े हमारे आसपास। आज हम इसमें पढ़ेंगे वस्त्र परिष्करण, फिनिशेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी क्योंकि आप मेरे एजुकेशनल वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्ता रखते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। यह बहुत संघर्षपूर्ण टाइम चल रहा है हम सभी के लिए, जिसमें कोविड-19 बहुत फैलता जा रहा है। आप सभी अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ के पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई व संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो यह हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक कठिनाई का दौर है, जिसे हम सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ाना है। और हमें आप लोगों को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप अपने समय की बर्बादी ना करें और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें। हमारे से जितना भी टीचिंग स्टाफ है, उनसे जितनी मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो स्टडी मटेरियल आप तक, आपके घर बैठे आप तक पहुंचाएं। आप इन्हें पढ़ें, आप इनके नोट्स बनाएं और उन्हें याद करें और अपने समय को बर्बाद ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र परिष्करण किसे कहते हैं? कार्य के आधार पर वस्त्र परिष्करण का वर्णन कीजिए। तो जो टेक्सटाइल फिनिशेस है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। फिनिशेस किसे कहते हैं? यह वस्त्र परिष्करण वह विधि है जिसमें कपड़े का रंग, रूप, उसकी बनावट और विशिष्ट उपयोग के आधार पर उसका प्रयोग बदल सकता है। जैसे कि जो कपड़ा तैयार होता है तो उसे बहुत विभिन्न मशीनों के द्वारा निकलना पड़ता है, तो उस दौरान वह थोड़ा गंदा हो जाता है, जिन्हें ग्रे फैब्रिक्स कहते हैं, ग्रे वस्त्र कहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर फिनिशेस की जाती है और उनके रंगों में परिवर्तन लाया जाता है, उसकी बनावट में परिवर्तन लाया जाता है और उसके उपयोग को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि रंगों में परिवर्तन, अलग अलग रंगों का के वस्त्रों का हम उपयोग करते हैं और विशिष्ट उपयोग के आधार पर, जैसे कुछ वस्त्र होते हैं जिन्हें जल रोधी बनाया जाता है, कई वस्त्रों को अग्निरोधी बनाया जाता है और कुछ को केमिकल रोधी बनाया जाता है, जिससे कि उनका उपयोग हम बढ़ा सकें। जो परिष्करण अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं उन्हें नियमित कहा जाता है। कुछ परिष्करण होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि उन्हें साफ सफाई करना, उन्हें कड़ापन लाना, चमक लाना। जो कि एक कस्टमर होता है वह सबसे पहले देखता है कि वस्त्र साफ सुथरा होना चाहिए, वह सही आकार का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और उनका कलर के वो पक्के होने चाहिए, मतलब उनका कलर उतरने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये जो होती है वो नियमित परिष्करण होती है, जो कि हर वस्त्र में की जाती है। पर कुछ विशिष्ट उपयोग के आधार पर अलग अलग परिसज्जाएं भी होती हैं। परिष्करण टिकाऊ भी होते हैं, धोने और ड्राई क्लीन करने पर खराब नहीं होते हैं। जैसे ड्राई क्लीन करना अथवा उनका नवीनीकरण करना, जिन्हें धोने पर हट जाने के बाद दोबारा करना पड़ता है, जैसे मांड लगाना। जैसे कि एक सामान्य वस्त्र है, आपने देखा होगा, आप कॉटन के दुपट्टे वगैरह जब यूज करते हैं या कॉटन की साड़ीज पहनते हैं, तो उसके अंदर एक बार धोने के बाद उनका जो मांड होता है वो निकल जाता है। वो इतना जो फैब्रिक होता है वो इतना कड़क नहीं रहता है, वो ढीला पड़ जाता है। तो उसमें दोबारा से मांड लगाई जाती है, धोने के बाद में उसमें नील लगाई जाती है। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके स्कूल का जो दुपट्टा होता है व्हाइट कलर का मोस्टली स्टूडेंट यूज करते हैं, तो उसे समय समय पर नील चढ़ाना पड़ता है, नील लगाना पड़ता है, जिससे कि उसमें कलर आ जाए, वो पीलापन ना रहे उस फैब्रिक के अंदर। और उसके अंदर स्टार्च या मार्ड लगाई जाती है, जिससे कि उसके अंदर कड़ापन आ जाता है और फिर उसमें प्रेस की जाती है, जिससे वो चमकने लग जाता है। तो ये कुछ बेसिक फिनिशेस है जो कि हम अपने घर पर भी करते हैं और बड़े स्तर पर इसे औद्योगिक स्तर पर मशीनों के द्वारा किया जाता है। कार्य के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिसज्जाएं हैं, वो इस प्रकार है। पहला है रंग रूप में परिवर्तन करना, जिसमें सफाई करना। ये एक नियमित
परिष्करण है जो कि सभी कपड़ों के अंदर की जाती है। फिर उसे रगड़ना, जितनी भी डस्ट होती है, धूल के कण होते हैं और जो गंदगी होती है वो रगड़ने के दौरान वहां से वस्त्र में से निकाल दी जाती है। फिर उसे ब्लीचिंग करना, उसको सीधा करना। जब वस्त्र तैयार किया जाता है तो बहुत बार उसका आकार सही नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जैसे दुपट्टा है या चादर है तो वो उसका सही आकार नहीं होता है, तो उसमें उसे खिंचाव लाया जाता है और इस प्रक्रिया को टेटरिंग प्रक्रिया की जाती है। खिंचाव के द्वारा उसे सही किया जाता है और उसके अलावा उसे चिकना बनाना, जिससे कैलेंडर परिष्करण करना कहते हैं। यह जो चिकना बनाया जाता है, आप चिकना बनाने का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? जैसे आप घर में भी वस्त्र होते हैं, उनको प्रेस करते हो तो आप देखोगे उसमें चमक आ जाती है और चिकनापन आ जाता है। ये प्रक्रिया तो हम घर में करते हैं। वैसे ही मार्केट में बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर बड़ी बड़ी मशीनों में रोलर्स लगाए जाते हैं और उन रोलर्स के अंदर से कपड़ों को गुजारा जाता है। ताप और दबाव के प्रभाव से उनमें चिकनाहट आ जाती है और चमक आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम परिसज्जा या परिष्करण कहते हैं। बुनावट में परिवर्तन करना, बुनावट में परिवर्तन में स्टार्च करना, विशेषकर कैलेंडर परिष्करण करना। स्टार्च करके कपड़े में कड़ापन लाया जाता है, जिससे कि कपड़े का उपयोग और ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड है प्रयोग में परिवर्तन करना, धोना और पहनना प्रयोग के आधार पर। जैसे कुछ वस्त्र होते हैं जिन्हें घर पर हम आसानी से धो सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें स्पेशली ड्राई क्लीन की जाती है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें जल रोधी बनाया जाता है, अग्नि रोधक बनाया जाता है, केमिकल रोधक, रसायन रोधक बनाया जाता है, जिनका अलग अलग उपयोग किया जा सकता है और उन्हें सिकुड़न मुक्त होना यानी कि सेंफोराइजेशन किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से कपड़ों का प्रयोग के आधार पर उनको परिसज्जाएं दी जाती है। जैसे कुछ कपड़े होते हैं वो उनकी जो सलवटें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और कुछ में सलवटें देके विशेष प्रभाव दिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं। वस्त्र का परिष्करण होता है जिसके आधार पर वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये किस आधार पर? वस्त्रों के अंदर रंगों को देकर, उनमें अलग अलग प्रकार के रंग लाकर, उनके रूप में, उसके आकार में परिवर्तन करके, बनावट में परिवर्तन लाकर और इसका विशिष्ट उपयोग में इस वस्त्रों का ये परिसज्जाएं करके इनका विशिष्ट उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये परिसज्जाएं की जाती है जिससे कि वस्त्र अधिक से अधिक हमारे उपयोग में लाया जाता है और इनकी उपयोगिता अलग अलग आधार पर हो जाती है। जैसे कि कॉटन के कपड़ों में अलग प्रकार से परिसज्जा दी जाती है, ऊनी कपड़ों में अलग से दी जाती है। प्रत्येक वस्त्र के नेचर के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती है। नेक्स्ट है रंगों से परिष्करण प्रक्रिया की विधि। अब सबसे पहले हम रंगों से फिनिशेस किस प्रकार से दी जाती है, परिसज्जा किस प्रकार दी जाती है, ये पढ़ेंगे। कपड़े के चयन में, चाहे उसे परिधान के लिए उपयोग में किया जाना हो अथवा घर के अन्य कामों में, रंग एक महत्वपूर्ण घटक है। रंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। सभी व्यक्तियों की अलग अलग कलर की चॉइस होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं। इस आधार पर अलग अलग चॉइस होती है और वे अपने दैनिक उपयोग में उन्हीं रंगों के कपड़ों का उपयोग करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। तो मार्केट में अलग अलग रंगों से कपड़ों की परिसज्जा दी जाती है। अब ये 3 प्रकार की परिसज्जा होती है। पहला है रेशे के स्तर पर, जो रेशा तैयार होता है उस पे अलग अलग परिसज्जाएं दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले रेशों के ऊपर कलर किया जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स दिए गए हैं, जिसमें कि इन रेशों को भुना नहीं गया है, ये सीधा डायरेक्ट रेशे यूज किए गए हैं। उन्हें ताप और दबाव के प्रभाव से इनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और जैसे कि टॉवल्स हैं तो इन टॉवल्स के ऊपर इनको बुना नहीं जाता है बल्कि रेशों में अलग अलग कलर किए जाते हैं और ताप और दबाव के प्रभाव से इन्हें तैयार किया जाता है। इन रेशों में जल को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सूत स्तर पर, जो थ्रेड्स तैयार किए जाते हैं। तो अब जो कलर है वो अलग अलग थ्रेड्स पे कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी बुनाई की जाती है। अलग अलग धागों पर रंग किए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं उपयोग के आधार पर। थर्ड है कपड़े के स्तर के आधार पर।
अब जो कपड़ा है, अब यहाँ पे तो हमने रेशों पे देखा, फिर सबसे पहले हमने रेशों पे देखा, फिर हमने धागे पे देखा, अब हम देख रहे हैं कि सीधा वस्त्र के ऊपर अलग अलग कलर किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दुपट्टे के ऊपर डिफरेंट तरीके से कलर दिए जाते हैं। जैसा सूट का कलर होता है, हम उस कलर के आधार पर अलग अलग प्रकार के दुपट्टे तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही जो विभिन्न प्रकार के कपड़े हम घरों में यूज करते हैं, जैसे पर्दे हो गए, चादर हो गई, अलग अलग प्रकार के कपड़े हम यूज करते हैं घर में उपयोग के आधार पे, तो उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से रंग चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर डिजाइन, रंजन के बाटिक और टाई एंड डाई और प्रिंटिंग की जाती है। तो ये 3 विशेष विधियां हैं जिसके ऊपर की स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है जिसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स दिए गए हैं और उसे प्रिंटिंग करके कपड़ों के ऊपर विभिन्न कलर्स का उपयोग करके इसकी उपयोग को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाटिक मेथड है, टाई एंड डाई मेथड है और प्रिंटिंग मेथड है, जिसका उपयोग करके वस्त्रों के अंदर कलर दिए जाते हैं और पैटर्न्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपाई प्रक्रिया यानी कि प्रिंटिंग प्रक्रिया की विधि बताइए। प्रिंटिंग प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें कलर्स का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स वस्त्रों के ऊपर लेके आते हैं। इसमें अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, यह डाई रंग करने की सबसे उन्नत और विशिष्ट विधि है। इसमें रंगों का स्थानीयकृत अनुप्रयोग होता है जो डिजाइन तक ही सीमित होता है। पहला एक होता है टाई एंड डाई, जिसका नाम सुना होगा आपने, जिसको हम बांधनी भी बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करके हम घर में भी कर सकते हैं। जैसे कलर लेके आ गए और उसे एक बड़े बर्तन में गरम कर लिया, पानी लेके उसमें गरम कर लिया, उसमें हल्का नमक डाल दिया, उसके बाद वस्त्र को उसमें डाल के और हम उसमें कलर कर सकते हैं। इसमें हम अलग अलग डिजाइन भी डाल सकते हैं। जैसे हमने एक 5x5 का रुमाल का आकार का कपड़ा लिया, ये स्टूडेंट्स आप घर में भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप नॉर्मल कलर लेके और उसे गर्म करके उसमें हल्का नमक डाल के, और आप जो रुमाल ले रहे हैं उसके अंदर आप अलग अलग गांठे लगा सकते हैं और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं, और आप उसमें थ्रेड बांध के भी कर सकते हैं। तो जहां जहां थ्रेड बांधेंगे वहां पे कलर नहीं आएगा और बाकी दूसरे पूरे कपड़े के ऊपर कलर आ जाता है। तो यह बहुत फेमस मेथड है बांधनी यानी डाई करना, टाई एंड डाई करना, जिसमें टाई यानी बांधना और उसके बाद कलर में डाल के उसमें डाई करना। नेक्स्ट है प्रिंटिंग मेथड, जिसमें कि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का फ्रेम लिया जाता है, लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता है, जिसके अंदर की इन ब्लॉक्स को अलग अलग डिजाइन बना लिए जाते हैं और उसके बाद वस्त्र को समतल सतह पर रखकर, और इसमें जो कलर यूज किया जाता है वो थोड़ा गाढ़ा कलर होता है और इन ब्लॉक्स की सहायता पर अलग अलग पैटर्न दे दिए जाते हैं, कलर दे दिए जाते हैं, अलग अलग डिजाइन बना के कलर्स के साथ कपड़े की उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा है ब्लॉक स्टेंसिल अथवा स्क्रीन जैसे हाथ के उपकरणों के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की इस तरीके के फ्रेम तैयार कर लिए जाते हैं और उसके ऊपर कपड़े को ताना जाता है और उसके बाद इस प्रकार का लकड़ी का लेके और उसके ऊपर तेज काफी दाब के साथ अलग अलग डिजाइन्स ली जाती है और कलर को किया जाता है। इसके अलावा स्टेंसिल्स आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी आकृतियां बनी हुई होती हैं, उसका उपयोग करके भी प्रिंटिंग प्रोसेस किया जाता है। यह तो जो हमने पढ़े ये छोटे स्तर पे भी किए जा सकते हैं, पर जब हमें औद्योगिक स्तर पर या बड़े स्तर पर प्रिंटिंग करनी होती है तो इसके अंदर बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, जिनके द्वारा आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि बड़े बड़े रोलर्स हैं, इनके ऊपर कपड़े को लपेट दिया जाता है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कलर्स हैं जो कि इन रोलर्स तक पहुंचते हैं और कपड़े के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन और बहुत सारे अलग अलग कलर्स का उपयोग करके प्रिंटिंग प्रोसेस किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रिंटिंग प्रोसेस हैं जो कि हमने पढ़े हैं। ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अलग अलग प्रकार से कलर करना, डाई एंड टाई करना, टाई एंड डाई करना और ब्लॉक्स प्रिंटिंग करना, जिसमें कि इस प्रकार लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं,
स्क्रीन करना, ब्लॉक करना, स्टेंसिल्स का उपयोग करना, जिसमें डिफरेंट प्रकार के स्टेंसिल्स का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन से प्रिंटिंग की जाती है जिसमें इस प्रकार लकड़ी का फ्रेम होता है जिससे की जाती है, और औद्योगिक स्तर पे बड़े बड़े रोलर्स के द्वारा ये प्रिंटिंग की जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रेशों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी जिसमें थ्रेड्स बनता है, और थ्रेड से धागों में बुनाई की जाती है और निटिंग की जाती है, और इस प्रकार वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर उन वस्त्रों पर प्रिंटिंग की जाती है, कलर्स दिए जाते हैं, छपाइयाँ की जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम ये जिससे निर्माण हुआ है, यानी अलग अलग रेशे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। हम उनके गुणधर्म यानी उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला रेशा है कपास। परिधान और घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी हम कपड़े पहनते हैं, और घरेलू उपयोग में भी बहुत सारे वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कुशन कवर हैं, कर्टेन्स हैं, बेडशीट्स हैं, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है कपड़ों का। कपास के कपड़े यानी कि कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं। ये भारत पहला देश है जहां कपास उगाई जाती है और उपयोग की जाती है। हमारे भारत में बड़े स्तर पर कपास का उत्पादन किया जाता है। अभी भी यह सर्वाधिक कपास उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधों के बीज फल से प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, आपको ये पौधा नजर आ रहा है। इसमें ये इस प्रकार की संरचना होती है जहां से कॉटन प्राप्त किया जाता है। जब बीज पक जाता है तो फली फूट जाती है। आपको ये फली नजर आ रही होगी। जब यह बीज पूरा पक जाता है तो इसकी फलियां फूटती हैं और उससे कॉटन निकलती है। ओटाई प्रक्रिया द्वारा रेशों से बीज अलग किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसे ओटाई प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें कि बीजों को अलग कर दिया जाता है और कॉटन को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसके बड़े बड़े बंडल बना लिए जाते हैं और इन्हें कताई के लिए भेज दिया जाता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि सबसे पहले उसका उत्पादन किया गया। उत्पादन करने के बाद सबसे पहले उत्पादन किया गया, फिर इसमें ओटाई प्रक्रिया की गई जिसमें बीजों को अलग कर दिया जाता है और कॉटन को अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको कताई के लिए भेज दिया जाता है। कताई में इनके धागे तैयार किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धागे बनने के बाद इसे वस्त्र बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वस्त्र बनने के बाद इन वस्त्रों को सिला जाता है और फिर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे फैब्रिक का, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। एक तंतु से लेके पूरे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने कपास के बारे में जाना है कि कपास को उगाया जाता है, और भारत पहला देश है जहां पे कि कपास की उगाई की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक फलीनुमा संरचना होती है जिसमें जो कि पकने के बाद फूट जाती है और उससे कॉटन प्राप्त होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कपास एक प्राकृतिक सेलुलोजिक स्टेपल रेशा है। हमने फिलामेंट्स और स्टेपल के बारे में पढ़ा था। स्टेपल यानी कि छोटा रेशा होता है, और स्टेपलियान्स यानी कि जो कि लंबे रेशे तैयार किए जाते हैं जिनसे। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो यह 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की होती है। इसलिए सूत अथवा बनाया गया कपड़ा देखने में चमकहीन होता है। चमकहीन होता है और छूने में थोड़ा खुरदरा होता है। जो कॉटन का जो वस्त्र होते हैं वो छूने पर थोड़े खुरदरे होते हैं, पर बाद में इनके ऊपर फिनिशेस की जाती है, परिसज्जाएं दी जाती है, जिससे कि इनके अंदर चमक लाई जा सकती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के कलर डाल दिए जाते हैं। यह वजन में अन्य अधिकांश रेशों की तुलना में भारी होता है। कपास में नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है और यह सरलता से सूख भी जाता है, इसलिए इसका उपयोग गर्मियों में आरामदायक होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है, इसका जो रेशा होता है, इसमें नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है। इनकी अवशोषण पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग गर्मियों में किया जाता है, और ये हमें ठंडक प्रदान करते हैं। मतलब इनका जो रेशा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और यह नमी को सोखने वाला होता है। भिन्न भिन्न भार, सूक्ष्मता, बनावट अथवा परिष्करण वाले सभी वस्त्र कपास के सूत से बनते हैं, जैसे मसलिन, कैप्रिक, पॉपलिन। लंबे कपड़े जैसे लट्ठा, कैसमेट, डेनिम,
चादर बनाने का वस्त्र और परिष्करण और फिनिशिंग सामग्री इत्यादि कुछ सूती कपड़े जो बाजार में उपलब्ध है। ये सभी कपड़ों की वैरायटी है जो कि बाजार में उपयोग ली जाती है। हम अपने उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक वस्त्र है जिसके ऊपर अंदर अस्तर लगाना है, अंदर एक सपोर्ट देना है, तो उसके लिए अलग कपड़े का उपयोग किया जाता है। चादर में अलग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार से हमें कपड़े का उपयोग करना होता है उस प्रकार के फैब्रिक का हम उपयोग करते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमने यह देखा कि कपास कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। नेक्स्ट इज, अब कपास जो है उसके बाद हम लिनन के बारे में पढ़ेंगे। यह बास्ट रेशा है जो लेक्स के पौधे से के तने से प्राप्त होता है। छाल के भीतर का गूदेदार भाग बास्ट कहलाता है। रेशा प्राप्त करने के लिए तने को लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है ताकि इसका नरम भाग गल जाए। इस प्रक्रिया को अपगलन या रेटिंग कहा जाता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लंबे लंबे तने होते हैं। इन तनों से रेशा प्राप्त किया जाता है और ये जो रेशा तैयार किया जाता है इन्हें पानी में भिगो दिया जाता है। ये लंबे लंबे तने होते हैं, इन्हें लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है और जिससे ये नरम हो जाते हैं और गल जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। अपगलन के पश्चात लकड़ी वाले भाग को अलग किया जाता है और लिनन के रेशों को एकत्रित किया जाता है और फिर कताई हेतु भेज दिया जाता है। इससे ये रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं और फिर इसे कताई के लिए भेज दिया जाता है जिससे कि वस्त्र तैयार होते हैं। अब हम इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि यह एक सेलुलोजिक रेशा है और इसलिए इसके कई गुणधर्म कपास जैसे होते हैं। रेशा कपास से लंबा और सूक्ष्म होता है, इसलिए इससे बना सूत मजबूत और अधिक चमकीला होता है। जो लिनन के कपड़े होते हैं वो अधिक चमकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। कपास की तरह लिनन भी नमी के तत्काल सोख लेता है, इसलिए आरामदायक होता है, लेकिन यह रंगों को बहुत ज्यादा अवशोषित नहीं करता, इसलिए उत्पन्न रंग अधिकतम चमकदार नहीं होते हैं। जितनी पावर कपास के कपड़े की होती है कलर को सोखने की, उतनी क्षमता इसके अंतर्गत नहीं होती है, इसलिए ये चमकदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लेक्स पौधा। जो लेक्स होता है वो विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है, साथ ही इससे प्रोसेसिंग करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास में कम होता है। इसका जूट सन भी लिनन की तरह बास्ट रेशे हैं। इसके रेशे मोटे होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इनका उपयोग केवल रस्सियां और जो बोरे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इनकी प्रकृति के हिसाब से, इनके नेचर के हिसाब से इनका अलग अलग उपयोग होता है। यह जो बास्ट फ्लेक्स का पौधा होता है उससे यह बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसका जो प्रोसेसिंग करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, ये अधिक समय लेता है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है। कपास का इजीली उपयोग किया जाता है पर इसका उपयोग कम होता है। जूट और सन भी लिनन की तरह बास्ट रेशे हैं। इसके रेशे मोटे होते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो जूट के बैग्स होते हैं, जो रस्सियां होती है, उनमें ज्यादा लचीलापन नहीं होता है और इसलिए इस रेशे का उपयोग विशेषतः इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। रस्सियां बनाने में और बोरे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऊन। भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, इससे बकरी, खरगोश जैसे अन्य पशुओं से भी प्राप्त किया जाता है। इन रेशों को विशिष्ट बाल के रेशे कहा जाता है। विभिन्न प्रजाति के भेड़ों के बाल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ भेड़ों को इसलिए पाला जाता है कि वह अच्छी गुणवत्ता के रेशे प्रदान करती है। सबसे पहले ये जो ऊन है यह किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ों से प्राप्त की जाती है, बकरी से, ऊंट से, खरगोश से प्राप्त की जाती है और इनकी कताई इनको प्राप्त किया जाता है, इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और अलग अलग क्वालिटी के जो ये जानवर होते हैं इनसे अलग अलग प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं और
कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उनके रेशों की गुणवत्ता के आधार पर ही पाला जाता है। पशु से बाल उतारने की प्रक्रिया को कतरना कहते हैं। यह जलवायु दशाओं के अनुसार वर्ष में 1 या 2 बार उतारे जाते हैं। कतरने के दौरान बाल को एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कतित ऊन यानी कि फ्लीस कहते हैं। इससे रेशे अलग अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों के बाल की लंबाई और सूक्ष्मता अलग अलग होती है। फिर कार्बनीकरण किया जाता है, जिससे इसमें फंसी हुई पत्तियां और डंठल हटाए जा सकते हैं। सबसे पहले जानवरों के जो ये रेशे हैं, उनके जो बाल हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। फिर उनकी सफाई की जाती है, जिससे कि इनके अंदर जितनी भी गंदगी है उसे हटा लिया जाता है। फिर उससे रेशे, ये देखिए आप पिक्चर में, ये रेशे तैयार कर लिए जाते हैं और इन्हें लेयर्स के रूप में रख लिया जाता है। फिर इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और फिर इन रेशों को कटाई के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है इसकी ऊन की प्रॉपर्टीज। ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऊन किस प्रकार का रेशा है, तो यह एक प्राकृतिक और प्रोटीन रेशा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कॉटन की लंबाई अलग होती है, ऊन की लंबाई अलग होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और वह भेड़ की प्रजाति और पशु के शरीर के अंग के अनुसार खुरदरा या नर्म होती है। जिस प्रकार की प्रजाति का पशु होगा, उसी प्रकार से उसकी ऊन की क्वालिटी होती है। इसमें प्राकृतिक सिकुड़न होती है, अथवा यह पहले से ही मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण इसमें लोच और लंबाई जैसे गुण धर्म होते हैं। इनमें इनकी प्रकृति के आधार पर इनका मुड़ना और इनमें जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इनकी लंबाई की प्रॉपर्टी होती है, वो उनके पशु के किस्म के आधार पर होती है। अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम मजबूती होती है, लेकिन इनमें लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। ऊन में सतही शल्क होते हैं जो जल विकर्षक होते हैं, फिर भी यह पानी सोख सकता है। आप देखेंगे कि ऊन के जो थ्रेड होता है, धागा होता है, ऊन का जो रेशा होता है, उसके अंदर सलवटें पहले से ही पाई जाती हैं, लेकिन सतह गीली महसूस नहीं होती है। इस क्षमता के कारण यह आर्द्र और ठंडे पर्यावरण में आरामदायक होती है। यानी कि सर्दियों के दिनों में इसका उपयोग किया जाता है। सूती, रेयॉन और पॉलिस्टर के साथ उसका मिश्रण तैयार किया जाता है। अब है कि वस्त्रों के आधार पर और रेशों के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से इनका मिश्रण किया जाता है, और उपयोगिता के आधार पर इनका मिश्रण तैयार करके विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जो इनकी देखभाल और अनुरक्षण, इनकी केयर एंड मेंटेनेंस गुणधर्मों में सुधार लाती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कॉट्स वूल है, तो उसमें एक कॉटन का और एक वूल का थ्रेड मिला दिया जाता है, धागा मिला दिया जाता है, जिससे कि उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, और यह सस्ते होते हैं, जो कि आम जनता इसे खरीद भी सकती है। तो इनके गुणधर्मों के आधार पर, उनकी मेंटेनेंस के आधार पर इनमें परिवर्तन लाए जाते हैं, और इनकी देखभाल और अनुरक्षण गुणधर्मों में सुधार लाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि जो ये थ्रेड्स को मिक्स किया जाता है, उससे इनका उपयोग और ज्यादा बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम रेशम के तंतु के बारे में पढ़ेंगे कि रेशम का तंतु किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो रेशम का तंतु है वो एक प्राकृतिक तंतु रेशा है, जो कि एक कीड़े के स्राव से, यानी कि एक कीड़े के सिक्रीशन से प्राप्त होता है। यह कहाँ से इसका उद्भव हुआ, पहले हम यह जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो रेशम की खोज अचानक उस समय हुई थी जब वहां की जो महारानी थी, जो राजकुमारी थी, वो चाय पी रही थी और उनके कप में एक कोकून आके गिर गया। उसे उन्होंने निकाला और देखा कि उस कोकून के अंदर एक लंबा तंतु है, और उसे उन्होंने सुखाया तो वो एक रेशम की तरह बन गया, जो कि बहुत चमकीला था। तो चीनियों ने रेशम उत्पादन की कला को लगभग 500 ईस्वी तक, अर्थात कि 2000 वर्षों तक गोपनीय रखा। यानी कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत चीन से हुई, और उन्होंने इस पूरे विधि को गोपनीय रखा और यह नहीं बताया कि यह रेशम कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें एक कीड़ा होता है जो कि शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है, और ये जो शहतूत की पत्तियां होती हैं,
इनके ऊपर रहता है और इनको खाता है। उसके बाद यह अपने मुंह से एक स्राव और एक सिक्रीशन देता है और यह जो रेशा होता है वो अपने ऊपर लपेटता जाता है। इस प्रकार से ये कोकून प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें इन्हें गर्म कर लिया जाता है और गर्म करने के पश्चात इस प्रकार से लंबे लंबे रेशम के रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। यदि रेशम वन्य अथवा प्राकृतिक दशाओं में निर्मित हो तो ये जो रेशम का रेशा होता है, यह यदि रेशम नियंत्रित दशाओं में निर्मित किया जाता है, यानी कि उगाया जाता है, ये एक प्रोसेस होता है पूरा, तो रेशम मुलायम होता है और इसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला कपड़ा बहुत ही सूक्ष्म, बेहतरीन और चमकीला होता है। यदि रेशम वन्य अथवा प्राकृतिक दशाओं में निर्मित हो तो रेशम खुरदरा, मजबूत और कम लंबाई वाला होता है। परिणाम स्वरूप कपड़ा मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत होता है, जैसे टसर सिल्क। टसर सिल्क का नाम आपने सुना होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े की खेती सावधानी पूर्वक नियंत्रित की जाती है। इसे रेशम कीट पालन कहते हैं। तो रेशम कीट पालन जो होता है वो सावधानी पूर्वक विशेष परिस्थिति में किया जाता है, विशेष स्थितियों में किया जाता है, जिसमें रेशम के कीड़ों की को पाला जाता है, उसकी खेती की जाती है और रेशम के कीड़े की खेती सावधानी पूर्वक नियंत्रित की जाती है और इससे रेशम कीट पालन कहा जाता है। तंतु रेशा होने के कारण रेशम की कटाई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कटाई की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून से रील में सावधानी पूर्वक लपेटा जाता है। कई तंतुओं को एक साथ मोड़कर सूत बनाया जाता है। यदि तंतु टूट जाता है या कीड़ा कोकून तोड़ देता है तो टूटे हुए फिलामेंट को कपास की तरह कताई द्वारा संसाधित किया जाता है। इसे कताई की गई रेशम या स्पन सिल्क कहा जाता है। मतलब जो लंबे रेशे होते हैं, यानी कि जो फिलामेंट तंतु होते हैं, उनका अलग तरीके से उपयोग किया जाता है और कुछ रेशे होते हैं जो टूट जाते हैं तो इसे कपास के साथ मिलाकर यानी कॉटन के साथ इसका उपयोग अलग तरीके से किया जाता है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि रेशम में प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम का स्वाभाविक रंग श्वेतांब से लेकर क्रीम कलर का होता है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि ये पहले इसमें व्हाइट कलर का होता है, फिर जब इसे गर्म करके हटा लिया जाता है तो ये क्रीम कलर का भी हो जाता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम के तंतु बहुत लंबे, सूक्ष्म और चिकने होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, जिसे कि स्टूडेंट्स आपको याद करना होगा। इनकी चमक अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें आपसे अलग अलग रेशों की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है, उनके गुणधर्म के बारे में पूछा जा सकता है और ऐसे डिफरेंस करके भी पूछा जा सकता है कि कपास के तंतु के गुणधर्म के बारे में बताइए और रेशम के तंतुओं के दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों को साथ भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जिन मजबूत रेशों से कपड़ा बनाया जाता है, रेशम उनमें से एक है। इनकी सुनम्यता अच्छी और सामान्यतः लंबे होते हैं। इनकी जो इलास्टिसिटी पावर है ये बहुत अच्छी होती है और ये रेशे लंबे होते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनका अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है और जो रेशे टूट जाते हैं उनका अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने रेशम के तंतुओं के बारे में जाना और उनके गुणधर्म के बारे में जाना। नेक्स्ट है रेयान। यह विनिर्मित सेलुलोजिक रेशा है। विनिर्मित स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है। विनिर्मित क्या होता है, यानी कि ये मानव के द्वारा अपने उपयोग के आधार पर बनाया गया रेशा है। जिस प्रकार से इसका उपयोग की आवश्यकता होती है उस प्रकार से इसमें परिवर्तन लाके इसको तैयार किया जाता है। सेलुलोजिक इसलिए कि यह लकड़ी की लुगदी से बनता है और विनिर्मित इसलिए कि यह लकड़ी रसायनों से संसाधित किया जाता है और इसको रेशों के रूप में इसे निर्मित किया जाता है। मतलब इसमें लकड़ी की लुगदी को और रसायनों को मिलाकर ये रेयान तैयार किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज है, रेयान एक विनिर्मित रेशा है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि इसे हम उपयोग के आधार पर लकड़ी की लुगदी और रसायनों से तैयार करते हैं। इसलिए इसके आकार और आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार हमें आवश्यकता होती है वैसे ही अलग अलग आकार में और आकृतियों में इसको बनाया जाता है।
इसका व्यास समान होता है और यह स्वच्छ और चमकीला होता है। इसमें ये आप पिक्चर में भी देखेंगे तो इनमें चमक पाई जाती है, क्योंकि इसमें केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और जितनी चमक की आवश्यकता होती है उस हिसाब से केमिकल्स का उपयोग करके इसमें चमक लाई जाती है। रेयान और विनिर्मित सेलुलोजिक रेशे का मुख्य लाभ यह है कि उसे अपशिष्ट सामग्री से पुनः संसाधित किया जाता है और यह देखने में किसके समान होता है, रेशम के समान होता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा रेशा है जो कि रेशम के समान होता है। तो र से रेशम और र से रेयान। तो आपको याद रखने में आसानी होगी स्टूडेंट्स की रेयान एक ऐसा रेशा है जो कि रेशम के जैसा ही होता है, इसमें चमकीलापन होता है। तो आपने देखा होगा कि जो पिलो, आजकल बहुत सारे पिलोज आते हैं वो रेयान के बने हुए होते हैं, रेयान फैब्रिक से बने हुए होते हैं, और ये जो रिबन्स वगैरह होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है वो भी रेयान से बनी हुई होती हैं। टेप्स वगैरह जो यूज की जाती है उसमें रेयान का उपयोग किया जाता है। नायलॉन, नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन पूर्णतः रासायनों से विनिर्मित पहला वास्तविक कृत्रिम रेशा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला वास्तविक कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन पहला वास्तविक कृत्रिम रेशा है। सबसे पहले इसका उपयोग टूथब्रश के शूक के रूप में होता है में किया गया। जो आपने देखा होगा, आप हर मॉर्निंग जो ब्रश करते हैं, जो उसके ब्रिसल्स होते हैं, जो उसके शूक होते हैं, वो नायलॉन से बने हुए होते हैं। सन 1940 में नायलॉन से बनने वाले वस्त्र जुराब और स्टॉकिंग्स थी। स्टॉकिंग्स आपको पता है कि जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हम गर्मियों में पैरों में जो जुराब पहनते हैं और जो बहुत ही पतले से फैब्रिक्स होते हैं, वो स्टॉकिंग्स होते हैं। और इन जुराबों में नायलॉन्स का यूज किया जाता है, नायलॉन की रेशे से ये तैयार की जाती है, जिन्हें बेहतर सफलता मिली। बाद में इसका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए किया जाने लगा और इसके बाद में आने वाले अन्य कृत्रिम रेशों में के प्रेरणा स्रोत बने। यानी कि सबसे पहले इनसे टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाए गए, उसके बाद इनका बहुत सारे अन्य उसमें भी उपयोग किया जाने लगा। जैसे ये जो कपड़े सुखाने के लिए रस्सियां बनाई जाती है, ये नायलॉन की बनी हुई होती हैं। बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है कि नायलॉन तंतु सामान्यतः नर्म, चमकीले और समान व्यास के होते हैं। आप इनको देखेंगे तो, हाथ लगा के देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब ये तो आप घर में भी हाथ लगा के देख सकते हैं। जैसे जो ब्रशेस होते हैं वो आगे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये जो रस्सी होती है ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। नायलॉन अत्यधिक लचीला रेशा है। पहले हम ये पॉइंट समझेंगे। नायलॉन काफी मजबूत, अपघर्षण रोधी होता है। अपघर्षण होने के कारण इसका उपयोग ब्रश, कारपेट इत्यादि में उपयोग किया जाता है। नायलॉन अत्यधिक लचीला रेशा है। स्टॉकिंग्स जैसे एक आकार के वस्त्र हेतु बहुत महीन और पारदर्शी रेशों का उपयोग किया जाता है। जो स्टॉकिंग्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जिसका उपयोग परिधान, जुराबें, भीतर पहनने के कपड़े, तैराकी सूट, दस्तानों, जाल यानी कि जितने भी नेट्स बनाए जाते हैं वो नायलॉन के बनाए जाते हैं, साड़ियों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। हौजरी और लेंजरी निर्माण के मुख्य रूप से इस रेशे का प्रयोग किया जाता है। बाह्य परिधान के लिए इसे अन्य रेशों के साथ मिलाया जा सकता है। यानी कि विशेषकर तो इन चीजों का उपयोग किया जाता है, पर इसका उपयोग ये मैन-मेड फाइबर्स हैं तो इनका अलग अलग उपयोग के आधार पर इन्हें मिला लिया जाता है। इनके अंदर दूसरे रेशे मिला के भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक अलग किस्म का भी विनिर्मित कृत्रिम रेशा है। इसे टेरिलीन और टेरीन भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेरीन और टेरिलीन का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर रेशे का व्यास, अब ये इसके गुणधर्म है। पॉलिएस्टर रेशे का व्यास एक समान होता है, इसकी सतह नर्म होती है और यह देखने में सीधा होता है। अंतिम उपयोग की आवश्यकता अनुसार इसे कितना भी मजबूत, लंबा और व्यास का बनाया जा सकता है। यह रेशा आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकीला होता है। तो आप देखेंगे ये बैग्स हैं जिसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें चमक भी होती है और इसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं। आपने देखा होगा ये तैराकी सूट्स जो होते हैं, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, यह भी चमकीले होते हैं। ये पॉलिएस्टर का यूज करके भी बनाए जाते हैं।
आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पॉलिस्टर में कम होती है, अर्थात ये सरलता से पानी को नहीं सोख पाते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। ग्रीष्म काल के महीनों में इसे पहनना आरामदेह नहीं होता है, क्योंकि ये पसीने को और पानी को सोखते नहीं है, इसलिए इसका उपयोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम में किया जाता है। पॉलिस्टर का सर्वाधिक लाभदायक गुण यह है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है, इसमें सलवटें नहीं पड़ती है, इन्हें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको, ये जो फैब्रिक्स होते हैं, इनको यूज करना बहुत आसान होता है कि धोया और उसको यूज कर लिया। सामान्य रूप से रेयॉन, कपास, ऊन और कुछ हद तक बुने हुए रेशम के साथ मिलाकर इन रेशों का उपयोग किया जाता है। तो इनसे अन्य भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मार्केट के अंदर, जैसे जुराब में, कैप्स में, और जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें, बैग्स में इनका उपयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही यूजफुल फाइबर है। नेक्स्ट रेशा है स्टूडेंट्स एक्रिलिक रेशा, जो कि ऊन के समान होता है। तो ये जो एक्रिलिक है यह दूसरा कृत्रिम रेशा है, और यह ऊन से इतना अधिक मिलता है कि कोई विशेषज्ञ भी इसमें अंतर नहीं बता पाते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, कैशमिलॉन है। तो आपसे पूछा जा सकता है, देखो पहले मैंने बताया था रेशम के समान जो रेशा होता है वो कौन सा होता है, रेयान। वहां पे मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, र से रेशम और र से रेयान, तो आपको याद रहेगा। ऐसे ही ऊन का सिमिलर रेशा कौन सा है, एक्रिलिक रेशा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, कैशमिलॉन। यह ऊन से सस्ता होता है, यानी अब सस्ता हो गया तो हम इसका उपयोग ज्यादा कर सकते हैं, ऊन से इसका उपयोग ज्यादा होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं आपको इस पिक्चर में भी दिखाना चाहूंगी कि जैसे ये कैप है, इसकी निटिंग नहीं की गई है, ये एक्रिलिक से बनाया गया है। वैसे ही आप ये देखेंगे, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलर दिए गए हैं इस वस्त्रों में, ये एक्रिलिक रेशे के बने हुए होते हैं। इसकी बुनाई नहीं की जाती है, बल्कि रेशों में कलर देके ताप और दाब के प्रभाव से इस प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि सभी विनिर्मित रेशों की तरह इस रेशे की लंबाई, व्यास और महीनता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि इसे मनुष्य अपने उपयोग और अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाता है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार इन रेशों को लंबाई दे सकते हैं, इनका व्यास निर्धारित कर सकते हैं, और इनकी सूक्ष्मता को निर्धारित कर सकते हैं कि कितना पतला और कितना मोटा रखना है। इसका रेशा अलग अलग प्रकार से लहरदार, चमकीला बनाया जा सकता है, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। एक्रिलिक बहुत अधिक मजबूत नहीं होता है, मजबूती में यह कपास के रेशे के समान होता है। इसके रेशों में बेहतर सुनम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये लंबे होते हैं। एक्रिलिक को ऊन के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बच्चों के कपड़ों में होता है, क्योंकि ये थोड़े से हल्के रहते हैं तो बच्चे इसे आसानी से पहन सकते हैं। वस्त्रों और कंबलों में और बुने हुए उत्पादों में उसका उपयोग किया जाता है, जैसे सॉक्स में किया जाता है, कैप में किया जा रहा है, और कंबलों में इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष प्रकार के कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेस्ट्रोमरी रेशे। कुछ कम प्रचलित रेशे हैं, यह इनका नाम आपने कम सुना होगा। इसमें इलास्टिक, रबड़ आदि का विभिन्न रूपों में उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक रूप में इसमें रबर आता है, इसका कृत्रिम समरूप स्पेंडेक्स अथवा लाइक्रा है। इसका उपयोग कम सुनम्यता वाले किसी भी रेशे के साथ मिलाकर किया जा सकता है, यानी कि इसमें रेशों के साथ इस प्रकार के रेशे का उपयोग किया जाता है। आपने लाइक्रा की लेगिंग्स वगैरह देखी होगी, इसमें चमक भी होती है, और ये इसमें ना प्रेस की आवश्यकता होती है। जैसे कॉटन की अगर लेगिंग है तो उसमें वो सलवटें आ जाएगी, पर इसे मनुष्य ने अपने हिसाब से बनाया है, अपनी उपयोगिता के आधार पर बनाया है, तो इसमें चमक और इसमें इसके जो रेशे होते हैं उनमें चमक होती है और में लंबाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ रेशों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कॉटन यानी कपास के बारे में, ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, इलेस्ट्रोमरी रेशे, इनके बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स आप इसे याद करें और इसके नोट्स बनाएं, और अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी तो मैं उसके साथ में ही क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेके आऊंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। जब तक ये मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लाती हूँ, आप इसे पढ़ें, समझें और इसके नोट्स बनाएं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।